चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के, देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। देखते हैं तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोनेरा किंगडम के बारे में, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में, फंजाइन किंगडम के बारे में, पोलैंडी किंगडम के बारे में, एनिमेलिया किंगडम के बारे में, उसके बाद वायरस, विरोइड तथा लाइकेन के भी बारे में पढ़ेंगे। तो सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर आधारित है। और इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में वर्गीकृत किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर किया था। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक त्रिजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी यानी पादप एवं एलिमेनिया यानी प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। और इस पद्धति के अनुसार यूकेरियोटी यानी समीकेंद्रिक एवं प्रोकैरियोटी यानी असमीकेंद्रिकीय, एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी यानी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी यानी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरल से समझने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। और इसी प्रकार अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। और इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए अकारिकीय के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ जीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए और पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों या जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल थे, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। अब इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाइन, प्लांटी एवं एनिमेलिया है। और कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है यहाँ पे। और अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल यानी फंजाइन, मॉर्सफॉर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म की पादपों के साथ रखा गया था। और इस जगत के समस्त जीवों को कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थिति रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग था। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था तथा सारे यूकेरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया था। अतः एक अनुसट जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई थी। अब इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया था। और इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगायरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच की विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों को कोशिका भित्ति काइटिन की एक हरित पादपों की सेलुलोन की बनी हुई होती थी। और इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाइन के अंतर्गत रखा गया और सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेन यानी जिन्हें हमें पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, उसे पैरामीशियम एवं अमीबा यानी जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था के साथ रखा गया और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस प्रकार
इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धति में अलग अलग रखा गया था। ऐसे वर्गीकरण के मानदंडों के परिवर्तन के कारण हुआ था, और इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया जो न सिर्फ आकारिक, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति, वृत्तीय हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। इन अध्याय में हम विक्टर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोस्टेस्टी एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे, और पोलंटी एक एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं। इसकी चर्चा आगे के 2 अध्यायों में अलग अलग करेंगे। तो मोनेरा जगत के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, और ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक जगत में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं, और ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थान, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते थे, उसमें भी पाए जाते हैं। और कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवों के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों गोलाकार कोकस, छाराकार बेसिलस और कामा आकार के बिहरियम तथा शर्फीलाकार स्पाइरियम में बांटा गया है। और यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होती है, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप में अपना भोजन और कार्बनिक पदार्थ को संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, और अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। उसके बाद आध बैक्टीरिया देखें तो ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन आवास स्थान जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र यानी हेलोफी, गर्म झरने एवं कक्ष क्षेत्र में पाए जाते हैं। आध बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद मेथनोजेल अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर में मीथेन यानी जैव गैस का उत्पादन करते हैं। उसके बाद देखते हैं बैक्टीरिया तो हजारों बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कशाब यानी जल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनो बैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, उसमें हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है और तथा ये प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी होती हैं। और साइनो बैक्टीरिया एक कोशिक कॉलोनी तथा तंतुमय अलवर जलीय समुद्र अथवा स्थलीय शैवाल है। इनकी कॉलोनी प्राय जलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषण जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नोस्टाक एवं एनाबीमा पर्यावरण में नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्राइट एवं एमोनियम जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाते हैं, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों और फसलों, फॉर्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं।
बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं और ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। और माइक्रोप्लाज्मा ऐसी जीवधारी है जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है और ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है और अनेक माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती है। उसके बाद देखते हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में देखते हैं। तो सभी एक कोशिक यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। और एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वहीं दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट और यूग्लिनाइट, उसके बाद औपंक कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं और यूकेरियोटिक होने के कारण उनकी कोशिका के एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कशांभ एवं अनुपक्षमाभ भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज यानी जाइगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्राइसोफाइट के बारे में देखते हैं। तो इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय यानी समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं। और डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती है और इन भित्तियों में सिलिका होती है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होती है। और इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश यानी वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ देते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुआ इस अवशेष को डायटम मृदा कहते हैं और कर्णमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादन है। उसके बाद देखते हैं डायनोफ्लेजिलेट के बारे में देखते हैं। तो ये जीवधारी मुख्य रूप से एक प्रकाश संश्लेषी होती है और इसमें उपस्थित प्रमुख कवकों के वर्गों के आधार पीले, हरे, नीले, भूरे अथवा लाल दिखते हैं। और उसके बाद इनके कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोस की कड़ी पट्टिकाएं होती है। अधिकतर डायनोफ्लेजिलेट के दो कशांभ होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप में भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खाद में उपस्थित होते हैं। प्रायः लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिसमें समुद्र का जल लाल यानी लाल तरंगे दिखने लगता है। और इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण के लिए गोनिया लेक्स है। और उसके बाद देखते हैं यूग्लिनाइट यूग्लिनाइट के बारे में देखते हैं। तो इसमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं और उनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकीन होती है और जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें दो कशांभ होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबवत होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनाइट में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्गों के समान होते हैं। उदाहरण के लिए है यूग्लिना है। उसके बाद देखते हैं औपंक कवक के बारे में देखते हैं। औपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं जो कई फीट तक लंबाई का हो सकता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर शीरों तथा बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं और इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। उसके बाद प्रोटोजोआ क्या है तो उसके बारे में देखते हैं। तो सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा
परजीवी के रूप में रहते हैं और ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। प्रोटोजोआ को 4 समूह वर्गों में बांटा गया है। अमीबीय प्रोटोजोआ ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कुटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवक होते हैं और इनमें से कुछ जैसे एंटीअमीबा परजीवी होते हैं। उसके बाद देखते हैं कशाभी प्रोटोजोआ क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कशाभ पाया जाता है। परजीवी का शाम भी प्रोटोजोआ बीमार के कारण है जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण के लिए ट्रिपेनोसोमा है। और उसके बाद देखते हैं पक्षमाभी प्रोटोजोआ क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी है, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। इनमें से एक गुहा यानी ग्रशिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरह खुलती है और पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल में पूरित भोजन गलेट की तरह भेज देती है। और उदाहरण के लिए पैरामीशियम है। उसके बाद देखते हैं स्पोरोजोआ देखते हैं। तो स्पोरोजोआ क्या है, तो एक इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्थाएं पाई जाती है। और इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी प्रजाति है। और इसके कारण मानव की संख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखते हैं कवक यानी फंजाइन जगत के बारे में देखते हैं। कवक जगत के बारे में देखें तो परपोषी जीवों में फंजाइन यानी कवक का जीव जगत के विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिका तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। अपने नमरूटी और सड़ते हुए फलों के कवक को देखा होगा। और सामान्य छत्रक यानी मशरूम तथा कुकुरमुत्ता भी फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण ही होते हैं। और कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। अन्य फंजाई पौधे तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की कीट रोग पक्षीणिया के कारण होते हैं। और कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। और फंजाई विश्वव्यापी है और ये हवा, जल, मिट्टी से तथा जंतु एवं पौधों में पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाने के लिए रखते हैं। और फंजाई तंतुमयी है, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिक है उसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह इन संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल यानी माइसीलियम कहते हैं। और कुछ कवक तंतु सतत निकालिका होते हैं जिनमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म भरा होता है। और जीन है संकोशिक कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पर्टिय होते हैं। और फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषी होती है। ये मृत वेस्टेज से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर करती है उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधे के साथ कवक मूल बनाकर ही रह सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती है। फंजाई में जनन, अनुकायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। और अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनिहिडिया कहते हैं अथवा धानु बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। और लैंगिक जनन निष्कांत यानी उष्पूरा और उसके बाद एस्कम बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। और विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। और लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। पहला देखते हैं तो 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संचलन होता है और इस क्रिया को अनुप्लेज्मोगेमी कहते हैं। दूसरा है 2 केंद्रकों का संलयन होना जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। उसके बाद तीसरा है युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनाना। लैंगिक जनन में संयोज संगम के दौरान 2
अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं और कुछ फंजाई में द्विगुणित कोशिकाओं में संलयन के तंतु बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाते हैं। यद्यपि अन्य फंजाई में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रिक अवस्था अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रवस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाइंग लयनकाय बनाती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल के अकारिका बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनाने की विधि जगत के विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं फाइकोमाइसीटी के बारे में देखते हैं। तो फाइकोमाइसीटीज जलीय आवासों गली सरी लकड़ी नम सरी गली नम एनु तथा सलीन भरे स्थानों पर अथवा पौधे पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रिक होते हैं। अलैंगिक जनन जल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी से अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनाते हैं और इन युग्मों की अकारिका एक जैसी अथवा भिन्न हो सकती है और इससे सामान्य उदाहरण है मयूकर राइजोपर्ट यानी रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं तथा एलबूर यानी सरसों पर परजीवी फंगाई है। उसके बाद देखते हैं एस्कोमाइसीटीज के बारे में देखते हैं। तो इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसीटीज एक कोशिक जैसे ईस्ट यानी सेकोराइमाइसीटीज के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती है और ये मृतजीवी अपघटक परजीवी अथवा श्यामल रागी यानी पशुविष्टा पर उगने वाले होते हैं और कवक जाल शाखित पर पट्टिए होते हैं और अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडी मधर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कर्स बीजाणु कहते हैं और ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप में उत्पन्न होते हैं। ये एशाई यानी एक कवक एस्कल विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी होती है जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं एस्परजिलियस इसके कुछ उदाहरण जो हैं एस्परजिलस है और उसके बाद क्लेविसेप है तथा न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है और इसका कारण यह पादप जगत में ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है और इस वर्ग में आने वाले मोरिल तथा ट्रॉफल खाने योग्य होते हैं तथा इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। उसके बाद देखते हैं बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में देखते हैं। तो बेसिडियोमाइसीटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम ब्रेक फंजाई अथवा अनुपफ बॉल है और ये मिट्टी से लटके हुए वृक्ष के ठूठों पर तथा सजीव पादपों के अंतःपरजीवी के रूप में उगते हैं जैसे कीटर तथा अनुकंड कवक कंड है और कवक जाल शाखित तथा अनुपटीय होते हैं। इस समय अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं। लैंगिक लेकिन एक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है और इस लैंगिक अंग नहीं होते हैं लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्टेनों वाले दो कायिक कोशिकाएं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रिक होती है जिससे अंततः बेसिडियम बनाते हैं और बेसिडियम के केंद्रक संलयन यानी कैरियोगेमी तथा मियोसिस होते हैं जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु होते हैं। उसके बाद बेसिडियमी बीजाणु बेसिडियम तथा बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं और जीन है बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं एगेरिकस है यानी मशरूम है कंड है तथा
कीटट फंगस है। उसके बाद देखते हैं ड्यूटीरोमाइसीटीज के बारे में देखते हैं। ड्यूटीमाइसीटीज के बारे में देखें तो इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इनकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। और जब इस फंजाई के लैंगिक प्रवस्था को खोज हो जाती है तब उससे के उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया है और उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया गया है और अलैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुबंधों यानी कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल लिया गया। और एक बार जब ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों की उचित यानी लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। और ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणु जीन है एनुकोनिडिया कहते हैं और उससे जनन करते हैं और इसके कवक जाल पटिए तथा शाखित होते हैं और इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायक करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा है। उसके बाद पादप जगत देखें, प्लांटी किंगडम देखें। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकेरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी होते हैं तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। उसके बाद ब्लेड रवर्ट तथा वीनस फ्लाईट्रेप कीटभक्षी पौधे के और अमर बेल परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में सेवाल, बायोफ्राइट, टेरिटोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंटीजियोस्पर्म आते हैं। और पादप के जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अनुगीत युग्मकोद्भिद होती हैं और इन दोनों में पीढ़ी एकांतर होता है और विभिन्न प्रकार के पादपों वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई यानी ये प्रवस्थाएं मुक्त जीवी हैं अथवा दूसरे पर निर्भर करती हैं, इसके अनुसार भिन्नता होती है। और युग्मनज में मियोसिस विभाजन के द्वारा घूर्णित बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं और युग्मकोद्भिद पर बनते हैं जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज में बीजाणु उद्भिद विकास करते हैं। इस प्रक्रम को संतति एकांतर कहते हैं। आप इस जगत का विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद जंतु जगत यानी एनिमेलिया किंगडम के बारे में देखें तो इस जगत के जीव विषपोषी यूकेरियोटिक हैं जो बहुकोशिक हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप में पौधे पर निर्भर रहते हैं और ये अपने भोजन को एक आंतरिक गोहिका में पचाते हैं तथा भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी समपोषी अथवा भोजन का अंतर्गत करना होता है और अंतर्ग्रहण करना होता है और उनमें वृद्धि का एक निर्देश पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रिया विधि विकास होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में से सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उनमें भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में करेंगे। उसके बाद विषाणु यानी वायरस और वायराइट, प्रोशंक और यानी प्रियोन तथा लाइकेन के बारे में देखें देखते हैं। उसके बाद बीटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन और अवकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायराइट तथा प्रोशंक का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नहीं दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं अथवा आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है। वायरस का नाम वर्गीकरण से में नहीं क्योंकि ये
वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस और कोशिक जीव हैं जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है, या एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिक्रिया बनाने के लिए करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस की सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है कि विष अथवा विषैला तरल, यानी विषैला तरल दिमेत्री इबानोवस्की ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया गया था। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। और M.W. बेजेरिनेट ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वच्छ तंबाकू के पौधे की भी संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। उन्होंने इस रस यानी तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम यानी संक्रमण जीवित तरल कहा है। और W.M. स्टर्नले ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे को मुख्यतः प्रोटीन होता है। इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपने विभिन्न मेजबान कोशिका के बाद निष्क्रिय होते हैं। वायरस और विकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी होते हैं जो RNA अथवा DNA हो सकते हैं। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों ही होते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन और इनका अनुवांशिक पदार्थ संक्रमण होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी अथवा RNA होता है और सभी जीव वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस तथा बीजाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस की बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं और प्रोटीन के आवरण यानी अस्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटे छोटे उप इकाइयों जिसे पेटिकोशिक यानी कैप्सोमियर कहते हैं जिससे उनसे मिलकर बने होते हैं। और कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांश कुंडलियन अथवा बहुफलक ज्यामिति के रूप में लगे रहते हैं। और वायरस में मम्पस, चेचक, हर्पिस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो सकते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधे में मोजेक बनना, पत्तियों का मुरझाना तथा कुंचल पीला होना तथा अनुशीरा अस्पष्टता, बौना तथा अवरोध वृद्धि होना इसके लक्षण है। उसके बाद वायराइड के बारे में देखते हैं। तो सन 1971 में टीओडाइनर ने एक नया संक्रमण कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा होता है जिसके कारण प्रोटेटो स्पीडल ड्यूबर नामक रोग हो सकता है। उसके बाद वायराइडों में RNA का प्रोटीन आवरण यानी अस्तर जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। इसलिए वह वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के RNA का आणविक भार कम होता है। उसके बाद देखते हैं प्रियोन के बारे में देखते हैं यानी प्रोशंक के बारे में देखें। तो आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामित न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा अनुप्रेषित पाई गई है और इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था और इन कारकों को प्रसंग कहा गया। प्रसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बुआइन स्पीजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है और जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेडकाऊ रोग कहा जाता है और जो मनुष्यों में इसका सामान्य प्रकार की जैकब रोग होता है। उसके बाद लाइकेन देखें तो लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइक्रोवायरेंट यानी कवकांश कहते हैं जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक यानी फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवपोषण करता है। इसका सहवास इतना अघनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना संभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव है। लाइकेन प्रदूषण से बहुत अच्छे संकेतक है और वे प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते हैं। सारांश देखें
सरल आकारी के लक्षणों पर आधारित पादपों के प्रणालियों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था और बाद में लिनियस द्वारा भी जीवधारियों को प्लॉन्टी तथा एनिमेलिया जगत के में वर्गीकृत किया गया। उसके बाद व्हिटेकर ने इसके बाद एक बृहद 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव किया था और ये 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लॉन्टी एवं एनिमेलिया है। और 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण एवं प्रजनन की विधि तथा जातीय वृत्तीय संबंध है। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया था और जो विश्वव्यापी है और इससे में उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत बृहद है। बैक्टीरिया में पोषण की विविध स्वपोषी अथवा परपोषी होती है। और उसके बाद प्रोटिस्टा जगत में माइक्रोसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनाइटेड और पंख, कवक एवं प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिक यूकेरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। और प्रोटिस्टा जीवधारियों को कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकाएं पाए जाते हैं। इसमें प्रजनन और लैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं। और फंजाई यानी कवक जगत की संरचना तथा आवास में बहुत भिन्नता होती है। अधिकांश कवक में मृत जीवी प्रकार का पोषण होता है, उसमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्ग हैं: फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज तथा ड्यूटेरोमाइसीटीज आते हैं। और प्लॉन्टी यानी पादप जगत में सभी यूकेरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। और शैवाल, बायोफ्राइट, टेरिजोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इस वर्ग में आते हैं। और पौधे के जीव चक्र में पीढ़ी युग्मकोद्भिद और बीजाणु उद्भिद में एकांतर होते हैं। और परपोषी यूकेरियोटिक बहुकोशिक जीव जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है उन्हें एनिमेलिया किंगडम में शामिल किया गया है। और इन जीवों में पोषण प्राणी सम होते हैं और इसमें प्रायः लैंगिक जनन होता है। और कुछ कोशिका जीव जैसे वायरस तथा विरोइड एवं लाइकेन को वर्गीकरण के 5 जगत प्राणी में नहीं रखा गया है।